हमारे देश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। वो ट्रेंड ये है कि जिन कैदियों को जेल से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, उन जघन्य अपराधियों को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ भैया तुम घूमो। और जिनको सच में छोड़ा जा सकता है क्योंकि उनका व्यवहार अनुकूल होता है, उनकी सजा कम करने में न जाने इतनी नाकर नोकर राज्य सरकार को क्यों होती है और ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। और इसे लेकर एक जोरदार फटकार जरूरी थी जो सीजेआई ने पूरी कर दी। दरअसल एक मामले में सीजेआई इतना गुस्सा गए कि उन्होंने यूपी के डीजीपी को तलब करने जैसी नौबत आ गई। मगर आखिर इसका कारण क्या था? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि डीजीपी को तलब करने की बात सामने आई? नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर यूपी सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और हमने लगातार में देखा है कि जब से डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बने हैं तभी से लगातार जो निर्णय आए हैं वो कहीं ना कहीं काफी कड़े हैं और कार्यवाही न्यायपूर्ण रूप से हो रही है। और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब सीजेआई ने अपने तेवर भी तीखे किए हैं। मगर इस बार नाराजगी जाहिर करने का क्या कारण है? अपने शांत स्वभाव और खुशमिजाजी के लिए जाने जाने वाले सीजेआई आखिर इस बार क्यों कह गए कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है? दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2022 में अपने एक आदेश में यूपी सरकार को कहा था कि अर्हता पूर्ण करने वाले कैदियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ दिया जाए, यानी कि जो अच्छे कैदी होते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। और शुक्रवार को जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच यूपी की जेल में बंद 3 कैदियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तभी इन कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए समय पूर्व रिहा करने की मांग की थी। यानी जो पहले कहा गया था कि रिहा की जाए, उस मांग को उन्होंने मांगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें डीजीपी को तलब करने की पर मजबूर ना करें। आखिर क्यों डीजीपी को तलब करने की जरूरत पड़ी? दोस्तों, जब कोर्ट कोई बात कहता है, कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसकी अवमानना बहुत ही गलत चीज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ही हमारे देश को चलाता है और संविधान के अनुसार चलता है न्याय। जब न्याय को ही लोग नहीं मानेंगे तो ऐसे में अगर राज्य सरकार इस चीज को नहीं फॉलो करेगी तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जनता करे? इसलिए अब इस बात को लेकर के सीजेआई ने तीखी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ कैदी 20-22 साल से जेल में बंद हैं और अब अवमानना का मामला दाखिल कर रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार को हमारा आदेश मानना होगा। यानी जो चल रहा है कि जिस तरीके से बातें टाली जा रही है, ये नहीं चलेगी। अगर अगली बार इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो हम राज्य के डीजीपी को समन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि हमने खुद कहा है कि व्यक्तिगत पेशी से छूट है, लेकिन यही चलता रहा तो अगली बार हम व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में बुलाएंगे, यानी डीजीपी को समन भेजा जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा। हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को कोर्ट में आना पड़े क्योंकि उनके पास सरकार और जनहित के तमाम महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन यही रवैया रहा तो उन्हें समन करना होगा। यानी जो रवैया है कि अधिकारी कोर्ट की बातों को टाल देते हैं, अब ये रवैया नहीं चलेगा। इसे लेकर सीधे तौर पर, साफ तौर पर बात रखी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद को अवमानना कार्यवाही की कॉपी सौंपने को कहा और इसके साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि हर बार जब भी मैं इस तरह के मामले को देखता हूं तो सोचता हूं कि डीजीपी को कोर्ट में समन करूंगा। मगर दोस्तों, वही बात कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बखूबी समझता है कि जिम्मेदारियों को पूरा करने में वक्त की क्या कीमत होती है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी के भी वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, वो भले अपना हो या सामने वाले का। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यूपी के 2 आईएएस अफसरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिरासत में लिए जाने के मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकारियों के
समन करने वाले आदेश पर स्टे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी चीजें हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल को यहां तक कहा कि डीजीपी से हमारी तल्खी के बारे में बता दीजिए, अगर सब कुछ ठीक नहीं किया तो हम उन्हें समन करेंगे, उनसे बात करिए और बताइए। यानी साफ तौर पे कहा गया है कि जो चीजें हैं उन्हें साफ किया जाए डीजीपी के सामने, ताकि इस तरह की हरकत अगली बार ना हो। आगे कहते हैं, अन्यथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के लिए डीजीपी को तलब करना कोई छोटा मामला नहीं है। इस अंतिम लाइन को सुनिए और अब आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि किस तरीके से पानी सर के ऊपर चला गया है, इस बात को साफ किया गया है इसमें। अब आदेश भी सीजेआई को वार्निंग के लहजे में देनी पड़ रही है। इससे पहले भी सितंबर 2022 के समय पूर्व रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई बंदी समय पूर्व रिहाई की एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो बिना एप्लीकेशन की भी उसकी रिहाई पर विचार किया जा सकता है। साथ ही जिन कैदियों के आवेदन मिले हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बात आई थी कि आर्मी में जो महिलाएं हैं उनके पोस्टिंग को रोक दिया जाता है और जो जेंट्स की पोस्टिंग होती है, जो पुरुष सिपाहियों की होती है, उनकी पोस्टिंग ज्यादा होती है उसमें और महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। इस मामले को लेकर के भी सीजेआई ने सीधे तौर पर वार्निंग दी थी और इसी तरीके की स्ट्रिक्ट टिप्पणी उन्होंने वहां पर भी की थी, जब उन्होंने कहा था कि अपने घर की समस्या खुद संभाल लो और वरना हम अगर उसमें आएंगे तो परेशानी उनके लिए भी खड़ी हो सकती है। और यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजेआई ने कहा है कि डीजीपी को जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए और वो इस चीज में सुधार लाए, वरना समस्याएं इनके लिए भी खड़ी हो सकती है और अगर इन्हें समन भेजा जाता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो। कोर्ट ने डीएलएसए यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि जेल अथॉरिटीज के साथ मिलकर सभी एलिजिबल प्रिजनर्स के लिए एक स्टेट रिपोर्ट तैयार करें और बाद में इस साल की शुरुआत में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजी यानी जेल को यह आदेश दिया था कि वह एफिडेविट फाइल कर बताएं कि कोर्ट के 2022 के आदेश के अनुसार अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं, मगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। लगातार जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा था इन चीजों पर, उन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहे थे। इसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्ण रिहाई को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता रहा है और इन गाइडलाइंस में संशोधन भी करता रहा है, मगर जो इसमें सुधार है, इन नियमों में जो चीजें लाई गई है उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ढंग से। एनएचआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे महिला या पुरुष कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 433A के दायरे में आते हैं, वह 14 साल के कारावास के बाद प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि एनएचआरसी ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि 14 साल की रिहाई के तुरंत बाद ऐसे कैदी रिहा के योग्य हो जाएंगे, बल्कि इनका निर्णय सेंटेंस रिव्यू बोर्ड करेगा, जिसमें कई पहलू और फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं, ध्यान में रखकर इनकी रिलीज होगी। तो इस तरह से सभी चीज जानकारी ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। दोस्तों, समय पूर्व रिहाई के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 14 साल के कारावास के दौरान कैदी का व्यवहार कैसा रहता है, क्या उसके अंदर से आपराधिक प्रवृत्ति खत्म हो गई है, क्या संबंधित कैदी समाज में सामान्य मानव की तरह दोबारा रहने योग्य है और इससे समाज को कोई खतरा तो नहीं है, कैदी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीजें खासा ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है कि किसे किस तरीके से छोड़ना है और किस तरीके से नहीं। ये सभी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है और इन सभी चीजों को निर्णय में रखते हुए ही जो निर्णय होता है वो दिया जाता है कि कैदी को छोड़ा जाए समय से पूर्व या नहीं छोड़ा जाए। मगर लगातार में जो हमने देखे हैं कि जिस तरीके से कुछ कैदी जो जघन्य अपराधी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बावजूद वो बाहर आकर उस तरह की हरकतें वापस से करते हैं, तो आखिर
उन्हें छोड़ने और जिनको कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दे रखा है उन्हें ना छोड़ने में राज्य सरकार की जो लापरवाही सामने आती है उसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या इसे लेकर राज्य सरकार कोई सफाई देगी या फिर जो कोर्ट ने निर्णय दिया है इसे लेकर आगे क्या होता है? इसके बावजूद चीजें सुधरेंगी या फिर सच में सीजेआई को डीजीपी को समन भेजना पड़ेगा? इसे लेकर आपके क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।